हेलो दोस्तों, आज जो है हम जनरल मैनेजमेंट के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं फिर से। दैट इज ऑफ द लेबर इंस्पेक्टर एग्जाम या उससे इक्विवेलेंट्स जो एग्जाम है उनके, जो कि 2017 सेकंड शिफ्ट। अभी हमने जो प्रीवियस पेपर डिस्कस किया था वो था हमारा 9 AM का फर्स्ट शिफ्ट का। आज जो है हम सेकंड शिफ्ट का देखेंगे कि जनरल मैनेजमेंट के क्वेश्चंस जो हैं कैसे आए थे, क्या वो सिमिलर थे विद द फर्स्ट शिफ्ट। और इससे ही जो है हमें एक आइडिया भी मिल जाएगा कि जो है आने वाली जो एग्जाम है उसमें भी जनरल मैनेजमेंट के क्वेश्चंस इसी तरीके से बन सकते हैं क्या। सो लेट अस बिगिन। और डेफिनेटली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं हमेशा से ही इंपॉर्टेंट रहते हैं चाहे कोई भी एग्जाम हो। सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन फर्स्ट। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। Which of the following skill is the most essential for a manager to bring out the best from the people under him? Okay, एक प्रबंधक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कौशल सबसे महत्वपूर्ण होता है जो लोगों को उसके नेतृत्व में बेहतरीन प्रदर्शन करने में सहायक होता है। दैट मीन्स एक मैनेजर जो है उसके साथ जो एम्प्लॉय काम करते हैं वो उनमें से ऐसा बेस्ट, ऐसी कौन सी स्किल्स निकाल सकता है जिससे जो है उसकी लीडरशिप क्वालिटी जो है वो शो हो। तो ऑप्शंस देखते हैं। ह्यूमन स्किल, मानव कौशल, टेक्निकल स्किल, टेक्निकी कौशल, फिर दिया हुआ है मैकेनिकल स्किल, यांत्रिक कौशल, और कंसेप्चुअल स्किल, वैचारिक कौशल। तो इसका आंसर जो है डेफिनेटली एक मैनेजर जो है किस चीज के लिए मोटिवेट करेगा किसी एम्प्लॉय को, या उसके अंदर जो टैलेंट छुपा हुआ है उसको जानने की कोशिश करेगा, तो उसे हम कहते हैं ह्यूमन स्किल, मानव कौशल। दिस विल बी द आंसर। क्योंकि डेफिनेटली यदि कोई पर्सन काम कर रहा है तो उसके अंदर क्या काबिलियत है हम कैसे जानेंगे, उसकी ह्यूमन स्किल्स से ही। ओके, सो दिस इज द आंसर। अब हम बढ़े हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच स्किल्स इनेबल अ मैनेजर टू मोटिवेट एम्प्लॉयज? ऐसी कौन सी स्किल है जो हेल्प करती है मैनेजर को कि एम्प्लॉयज जो है मोटिवेट हो सके। एक प्रबंधक में मौजूद कौन सा कौशल कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए सक्षम है? तो टेक्निकी, मार्केटिंग, इंटरपर्सनल, या फिर सेल्स। तो दोस्तों यहाँ पे डेफिनेटली सब ऑप्शन जो है कहीं ना कहीं, यदि हम ऑप्शन को कैंसिल करना चालू करें तो टेक्निकी नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसा कोई स्किल जो मैनेजर को हेल्प करे कि वो अपने एम्प्लॉयज को मदद कर सकता है, तो मार्केटिंग स्किल नहीं हो सकती है मैनेजर की, टेक्निकल स्किल्स नहीं हो सकती है, सेल्स नहीं हो सकता है, वो डेफिनेटली इंटरपर्सनल या अंतर व्यक्तित्व हो सकता है। ओके, ऐसा क्यों? क्या होता है इंटरपर्सनल स्किल्स? ये ऐसी स्किल्स होती हैं या ऐसा बिहेवियर या ऐसी टैक्ट होती है जब आप किसी से बात करते हैं तो उनको वो बातें जो है एज अ मोटिवेटिंग या इंस्पायरिंग लगती है ना। तो मैनेजर की ये वाली क्वालिटी, इंटरपर्सनल क्वालिटी जो है वो हेल्प करती है उन्हें उनके एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने में, और वही मैनेजर की लीडरशिप क्वालिटी भी शो होती है, तो उसी को ही हम इंटरपर्सनल कहते हैं। और यहाँ आंसर जो है हमारा ऑप्शन इंटरपर्सनल स्किल्स जो है वो सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क? के अंडर में इनमें से कौन सा नहीं आता है? तो हम ऑप्शंस देखते हैं, एक बार हिंदी भी रीड कर लेते हैं। निम्न में से कौन क्रमबद्ध जोखिम की श्रेणी में नहीं आता है? ओके, सिस्टमेटिक रिस्क की कैटेगरी में नहीं आता है। तो मार्केट रिस्क ऑप्शन है, इंटरेस्ट रेट रिस्क, परचेसिंग पावर रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क। तो इसमें से कौन सा नहीं? तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए सिस्टमेटिक रिस्क क्या है। तो दोस्तों सिस्टमेटिक रिस्क एक ऐसी रिस्क है विच इज अनकंट्रोलेबल, वो किसी ह्यूमन बीइंग या किसी कंपनी के बियॉन्ड कंट्रोलेबल नहीं है। इट डिपेंड ऑन द मार्केट कंडीशंस, मे बी इन्फ्लेशन, मे बी परचेसिंग पावर, और ऑल ऑफ द थिंग्स, है ना। तो वो किसी से भी कंट्रोलेबल नहीं है, वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करती है। तो अब उसके हिसाब से यदि हम आंसर लगाएंगे तो डेफिनेटली मार्केट रिस्क जो है उसका पार्ट है। इंटरेस्ट रेट जो है क्या कंपनी खुद डिसाइड करती है? डिपेंड्स ऑन द मार्केट कंडीशंस, तो ये भी जो है सिस्टमेटिक रिस्क का पार्ट है। परचेसिंग पावर रिस्क भी जो है
सिस्टमेटिक रिस्क का पार्ट है। तो लास्ट ऑप्शन जो है हमारा फाइनेंशियल रिस्क, जिसको हम कहते हैं वित्तीय जोखिम, ये जो है सिस्टमेटिक रिस्क का पोर्शन नहीं है, तो इसमें से ये इसमें नहीं आएगा। ओके, यस। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर्ड एज यूज ऑफ फंड्स, इसमें से कौन सा जो है यूज ऑफ फंड्स जो है माना जाएगा? निम्नलिखित में से किसे धन का उपयोग के रूप में माना जा सकता है? ओके, कि धन का उपयोग हो रहा है, इनमें से हम किसे मानेंगे? ओके, डिक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल, लेनदारी लेखे में कमी, डिक्रीज इन कैश, नकदी में कमी, या इंक्रीज इन अकाउंट पेबल, देनदारी लेखे में वृद्धि, या इंक्रीज इन कैश, नकदी में वृद्धि। तो ऑब्वियस सी बात है, जब कैश जो है हमारे बिजनेस में बढ़ता है, तब ये चीज होती है कि हमारे फंड्स का उपयोग हो रहा है ना, धन का उपयोग हो रहा है। तो ऑप्शन जो है डी, एन इंक्रीज इन फंड, सॉरी इंक्रीज इन कैश या नकदी में वृद्धि जो है वो सही आंसर है। ओके, और हमने ये चीज देखा कि हमें क्वेश्चंस जो है मैच हो रहे हैं। कल जो है हमारे सामने क्वेश्चन आया था सोर्सेस ऑफ फंड्स को लेके। ओके, तो सोर्सेस ऑफ फंड्स, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, इस पे बेस्ड जो है हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है। ओके, यस। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ लिंक बिटवीन टॉप मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज, निम्न में से कौन शीर्ष प्रबंधन और कर्मचारी के बीच श्रृंखला के रूप में कार्य करती है? तो हम ऑप्शंस देख लेते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेस एक्सिक्यूटिव, ह्यूमन रिसोर्सेस प्लानिंग, या ह्यूमन रिसोर्सेस इंफॉर्मेशन सिस्टम। बहुत ही आसान है। यदि हमने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा है तो टॉप लेवल होता है, मिडिल लेवल होता है, एंड लास्ट जो होता है जिसे लोअर लेवल कहते हैं या फिर सुपरवाइजरी लेवल कहते हैं ऑफ मैनेजमेंट। तो मिडिल लेवल में अलग अलग डिपार्टमेंट जो होते हैं वो आते हैं, जैसे परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट। ऐसा ही होता है ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट या डिपार्टमेंट, तो जो कि एम्प्लॉयज को संभालता है। तो यहाँ पे जो है हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट। ऑब्वियस सी बात है, एग्जीक्यूटिव्स नहीं रहेंगे क्योंकि एग्जीक्यूटिव्स आर जो है वो टॉप लेवल में आते हैं। और प्लानिंग ये किसी डिपार्टमेंट का नाम नहीं है, इट इज जस्ट ह्यूमन रिसोर्सेस प्लानिंग, नियोजन। ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो ये ऑप्शन वैसे भी कैंसिल हो रहे हैं, और हमने अगर उसको कंसेप्चुअली अगर देखा तो भी वो यही ऑप्शन जो है आपका ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट इज द करेक्ट आंसर, जिसे हमने हिंदी में कहते हैं मानव संसाधन प्रबंधन। यस, क्वेश्चन नंबर 6 यदि हम डिस्कस करें, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ डिपार्टमेंटेशन फैसिलिटी टाइट कंट्रोल ऑन टॉप। ओके, निम्न में से निम्न में विभागीयता की कौन सी विधि शीर्ष पर कड़े नियंत्रण की सुविधा प्रदान करती है? दैट मीन्स टॉप लेवल पे कंट्रोल कैसे रखा जाए, ऐसी कौन से मेथड है? ओके, तो हमारे पास ऑप्शंस है, बाय ज्योग्राफी, भूगोल द्वारा, कस्टमर ग्रुप, एंटरप्राइज फंक्शन, बाय प्रोडक्ट। अब ये आसानी से यदि हमें टॉपिक के बारे में नॉलेज नहीं भी है तो भी हम इजिली लगा सकते हैं, क्योंकि ये किस चीज की बात कर रहे हैं? कंट्रोल ओवर द टॉप, दैट मीन्स टॉप लेवल के ऊपर कंट्रोल कैसा रखा जाए। तो आप बाय ज्योग्राफी ऑप्शन ही कुछ भी दिया हुआ है ना, तो ये नहीं आएगा। बाय कस्टमर ग्रुप नहीं आएगा। क्या प्रोडक्ट के द्वारा जो है हम टॉप पे कंट्रोल रख सकते हैं? बिल्कुल नहीं रख सकते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बाय एंटरप्राइज फंक्शन, उद्गम प्रकार्य द्वारा। ओके, सो दिस इज द आंसर। अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनटेंजिबल सोर्स। इनमें से ऐसा कौन सा है जो इनटेंजिबल सोर्स है? निम्न में से कौन सा एक अमूर्त स्रोत है? दैट मीन्स जिसको हम छू नहीं सकते हैं। ओके, या जो हमें नहीं दिखेगा, दैट इज टेक्नोलॉजी, मशीनरी, रॉ मटेरियल, कैपिटल। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली कैपिटल हमें दिखता है इन द फिजिकल सेंस, रॉ मटेरियल भी, मशीनरी भी हमें दिखती है। वहीं हम बात करें टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजी क्या हमें दिखती है? क्या हम उसको छू सकते हैं? नो, मे बी इन द फॉर्म ऑफ गैजेट्स, बट हम टेक्नोलॉजी को नहीं देख सकते। तो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन, प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी। ठीक है, आसान सा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, दैट रिफर्स टू द एक्सटेंट टू विच पीपल आर कमिटेड टू वर्क एंड इन्वॉल्व इन देयर एक्टिविटीज। ऐसी क्या चीज है जिससे लोग जो हैं अपने वर्क के प्रति जो है कमिटेड रहते हैं
या अपने काम जो है प्रॉपर वे में करते हैं या अपने काम में इन्वॉल्व रहते हैं। हिंदी में यदि उसको देखें, वह सीमा जिसमें व्यक्ति कार्य करने हेतु प्रतिबद्ध है और अपने कार्य गतिविधियों में अंतःग्रस्त है, उसे डैश संदर्भित करती है। तो इसके ऑप्शंस यदि हम देखें तो अनएथिकल अनैतिकता, वर्क एथिक्स कार्य नैतिकता, जॉब डिस्क्रिप्शन कार्य विवरण, या फिर इनमें से सभी, ऑल ऑफ द अबव उपरोक्त सभी। तो जाहिर सी बात है कि ऐसी कौन सी बात है जिसे हम लोग जो है अपने काम के प्रति डेडिकेटेड रहते हैं, तो ऑब्वियसली वो उनकी वर्क एथिक्स रहती है जो उन्हें अच्छे से काम करने में हेल्प करती है और वो प्रॉपरली अपना काम करते हैं समय से, ऑनेस्टी से। तो वर्क एथिक्स आर द आंसर, जिसे हम कहते हैं कार्य नैतिकता। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, पब्लिक लिमिटेड कंपनी इंक्लूड, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में क्या आता है? पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में सम्मिलित होती है हिंदी में ऑप्शंस आर लिस्टेड कंपनीज, सूचीगत कंपनियां, नॉन लिस्टेड कंपनीज, गैर सूचीगत कंपनियां, बोथ लिस्टेड एंड नॉन लिस्टेड कंपनी, दैट मीन्स सूचीबद्ध एवं गैर सूचीबद्ध, गवर्नमेंट नॉन लिस्टेड कंपनीज। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज ऐसी कंपनीज होती हैं दोस्तों जो कि स्टॉक एक्सचेंज में जो है अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएं, है ना, तो उन्हें ही हम क्या कहते हैं? पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो स्टॉक एक्सचेंज में क्या करवाएं? अपने आप को लिस्ट करवाएं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? लिस्टेड कंपनी। सो द ऑप्शन लिस्टेड कंपनीज ए, सूचीगत कंपनियां जो है वो सही है। ओके, अब हम आगे बढ़े हैं विद द 10th क्वेश्चन। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनाया जाता है? तो हमें ये अकाउंट्स का फ्लेवर मिल रहा है, अकाउंट्स का क्वेश्चन है ये। लाभ एवं हानि विनियोजन लेखा तैयार किया जाता है, कब किया जाता है ना? तो हमारे ऑप्शंस देखते हैं। व्हेन एंटायर प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑनर्स, जब पूरा प्रॉफिट जो है ऑनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, वो जब संपूर्ण लाभ मालिकों में वितरित किया जाता है। व्हेन देयर इज नो प्रॉफिट इन द बिजनेस, जब कोई प्रॉफिट नहीं हो बिजनेस में, जब व्यापार में कोई लाभ नहीं होता है। या व्हेन पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट इज रिटेन, जब जो है लाभ का अंश धारित होता है, तब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाया जाता है। या फिर चौथा ऑप्शन दिया हुआ है व्हेन मर्जर एंड एक्विजिशन टेक्स प्लेस, जिसका हिंदी है जब विलयन एवं अधिग्रहण स्थान लेता है। तो दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एक प्रकार का एक्सटेंशन है या फिर बड़ा रूप हम कह सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो वो कब बनाया जाता है? जब आपके पास एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो, तो वही प्रॉफिट जो है पार्टनर्स में फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अलग अलग वे में। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो यानी दैट मीन्स आपके पास प्रॉफिट रखा हुआ है, धारित है, रिटेन है, आपके पास है, तब जो है आप प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो। सो ऑप्शन सी, व्हेन पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट इज रिटेन, जब लाभ का अंश धारित होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्प्लॉइज ऑफ द बॉटम ऑफ द हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर जनरली असाइंड, जो नीचे के लेवल के सॉरी वापस से एक बार पढ़ते हैं। एम्प्लॉइज ऑफ द बॉटम ऑफ हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जनरली असाइन, उनको क्या दिया जाता है जो बॉटम हायरार्की के एम्प्लॉइज होते हैं? हिंदी में एक संगठन के पद अनुक्रम के सबसे नीचे कर्मचारी को समांतर डैश सौंपे जाता है। तो ऑप्शंस देखते हैं हम। रिपीटेटिव एंड रूटीन टास्क, टास्क दैट कॉल फॉर इनोवेटिव थिंकिंग, टास्क दैट इन्वॉल्व रिसर्च, या एक्सेप्शनली डिफिकल्ट टास्क। तो जो बॉटम लेवल के ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, तो उनको आप डेफिनेटली कौन सा काम देंगे? टॉप लेवल का काम देंगे या कुछ डिफिकल्ट काम देंगे? क्या नहीं देंगे, आप उनको क्या करेंगे? रिपीटेटिव एंड रूटीन टास्क देंगे जो वो कर पाए, जिसे हम पुनरावृत्ति कार्य एवं और नियमित कार्य, रेगुलर वर्क आप उनको देंगे। क्योंकि जो इनोवेशन वाला है वो डेफिनेटली ऐसा ही कोई पर्सन संभाल पाएगा जो इनोवेटिव लेवल पे या कोई एक्सपर्ट हो, है ना। तो ये नहीं होगा। रिसर्च में नीचे के लोग जो हैं लोअर लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या बॉटम लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व नहीं रहते हैं, या वो कोई डिफिकल्ट टास्क भी नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमारे पास
टॉप लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है। तो दोस्तों एक जो कंक्लूजन हमें समझ में आया है वो ये कि हमेशा आपके पास क्वेश्चन लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, दैट इज वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस टॉपिक को एक बार अच्छे से देख लें, ताकि जो है जैसे कि पहली शिफ्ट में भी हमने देखा 2 क्वेश्चन हमें लेवल ऑफ मैनेजमेंट के मिले, और अभी सेकेंड शिफ्ट में हम 11th क्वेश्चन पे हैं, स्टिल हमें 2 क्वेश्चंस मिल चुके हैं। सो दिस टॉपिक इज इम्पोर्टेंट। मैं लिंक जो है वो डाल दूंगी ऑफ द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट और उसके फंक्शंस क्या होते हैं, ओके ताकि आपको जो है प्रॉपर आइडिया मिल पाए ऑफ द टॉपिक। सो द ऑप्शन रिपीटेटिव एंड रूटीन टास्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12th, एवरी ईयर डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन, ये फिर आपके अकाउंट्स का क्वेश्चन है। ओके, प्रत्येक वर्ष मूल्यह्रास डैश पर लगाया जाता है। तो डेप्रिसिएशन किस पे लगाया जाता है? यदि हमारे पास ऑप्शन नहीं है और हमें टॉपिक का नाम पता है तो डेफिनेटली हमें पता है डेप्रिसिएशन जो है किस पे लगाया जाता है, आपकी फिक्स्ड एसेट्स पे लगाया जाता है। ऐसी एसेट्स, ऐसी प्रॉपर्टीज जो आपके बिजनेस में रहने वाली है लंबे समय तक। तो ऑप्शंस देख लेते हैं उसमें क्या आया है। इक्विटी पे डेप्रिसिएशन लगाया जाता है क्या, लाइबिलिटीज पे, फिक्स्ड एसेट्स पे कि करंट एसेट्स पे? तो फिक्स्ड एसेट्स इज द करेक्ट आंसर, जिसे हम कहते हैं स्थायी परिसंपत्तियां। ओके, आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द प्रैक्टिस ऑफ सेलर एंगेजिंग इन मास प्रोडक्शन, मास डिस्ट्रीब्यूशन या मास प्रमोशन ऑफ वन प्रोडक्ट फॉर ऑल बायर्स हैज कम टू बी नोन एज। जब कोई सेलर जो है बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करता है या डिस्ट्रीब्यूशन करता है या बड़े लेवल पे प्रमोशन करता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? जैसे कि हिंदी में अगर उसको पढ़े हम, सभी खरीदारों के लिए एक उत्पाद के बहुत बृहद उत्पादन, व्यापक वितरण और व्यापक प्रोत्साहन में संलग्न विक्रेता की पद्धति को कहा जाता है। तो ऑप्शन मास मार्केटिंग, मास टारगेटिंग, मास सेगमेंटिंग एंड मास पोजीशनिंग। तो इनमें से डेफिनेटली जब हम मास प्रोडक्शन करते हैं या मास डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं? मास मार्केटिंग कर रहे हैं। सो द ऑप्शन ए मास मार्केटिंग या फिर बृहद विपणन जिसको हम कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, इन कैपिटल बजटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज कैपिटल फॉर्म? कैपिटल बजटिंग में कैपिटल फॉर्म में किसका यूज किया जाता है? पूंजी, अवयव में, इनमें से कौन पूंजी के रूप में प्रयुक्त होता है? हाउस ओन्ड बाय इंडिविजुअल, मनी ओन्ड बाय कस्टमर, मनी एज कैपिटल फॉर्म, एसेट ओन्ड बाय एम्प्लॉय। आंसर जो है आपके क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है। हमें क्या बोल रहा है? कैपिटल बजटिंग में विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज कैपिटल फॉर्म में किसको यूज करेंगे? तो हम मनी को जो है, पूंजी को जो है कैपिटल फॉर्म में यूज करते हैं अंडर कैपिटल बजटिंग। ओके, सो द ऑप्शन मनी एज कैपिटल फॉर्म या पूंजी अवस्था के रूप में धन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, डैश आइडेंटिफाइज द ऑर्डर ऑफ एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म इन ऑर्डर टू अचीव पर्टिकुलर गोल। ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं जो परफॉर्म की जाती हैं पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए? जैसे कि उसको हिंदी में अगर हम प्रॉपर हिंदी में देखें तो किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रदर्शित की जाने वाली गतिविधियों के क्रम को डैश अभी निर्धारित करता है। ओके, ब्रेक इवन एनालिसिस, शेड्यूलिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग, बजटिंग। तो यहाँ पे जो है इसका सही आंसर जो है वो है शेड्यूलिंग, अनुसूचन। ऐसा क्यों? यदि हम ब्रेक इवन एनालिसिस की बात करें तो ये ऐसा एनालिसिस होता है जहाँ पे नो लॉस नो प्रॉफिट की कंडीशन होती है। ओके, तो ये नहीं हो सकता है। लीनियर प्रोग्रामिंग इस अगेन नहीं। और बजटिंग की बात करें, जहां पे लीनियर या बजटिंग की बात करें तो वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन रहते हैं, तो ये दोनों भी ऑप्शन नहीं रहेंगे। तो प्रॉपर एक्टिविटीज किसी गोल को अचीव करने के लिए जो है क्या ऑर्डर होना चाहिए, तो ऐसी किस चीज को बोलेंगे? तो शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग का मतलब क्या होता है? एक के बाद एक चीज, तो उससे भी जो है हम आंसर इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ओके, तो शेड्यूलिंग, अनुसूचन। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16,
a good service or idea that offers a bundle of tangible and intangible attributes to satisfy the customer is known as. okay, माल, सेवा या विचार जो कि ग्राहकों को संतुष्ट करने के लिए बहुत सारे मूर्त और अमूर्त गुणों को प्रदान करता है, इसे डैश के नाम से जाना जाता है। ऑप्शंस देखें यदि हम, तो प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अगेन वेरी सिंपल, कि जिसमें आपकी ऐसी क्वालिटीज जो आप देख भी सकते हो और कुछ ऐसी क्वालिटीज जो आप नहीं भी देख सकते हो। ऐसी कौन सी चीज है जो या तो गुड, सर्विस या आइडिया के फॉर्म में होती है, तो इट विल बी प्रोडक्ट। बहुत आसान है, उत्पाद। ओके, सो द प्रोडक्ट, उत्पाद इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, यदि हम बात करें प्राइस की, तो टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एट्रीब्यूट्स उसके हम देख सकते हैं क्या, प्रमोशन या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉट एट ऑल, है ना। तो प्रोडक्ट जो है इसका सही ऑप्शन है। 17th क्वेश्चन, डैश इज अ सेट ऑफ अकाउंट्स। किसको जो है हम खातों का एक सेट कहते हैं? तो अगेन जो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं उनको बिना ऑप्शन के जो है शायद आंसर समझ में आ गया होगा। जब हम सेट ऑफ अकाउंट्स की बात करते हैं, क्या होता है, जब सबसे पहले हम अकाउंटिंग करते हैं तो हम करते हैं जनरल एंट्री, और उसके बाद जितने भी ट्रांजेक्शन्स हमने रिकॉर्ड किए हैं सबको हम अलग अलग अकाउंट्स में जो है उनके नाम से लिखते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? दैट इज लेजर। तो जो पर्टिकुलरली इस टर्म से रिलेटेड है उनको इजीली आंसर समझ में आ जाएगा विदाउट द ऑप्शंस। हमारे पास ऑप्शन में है सबसे पहले लेजर, खाता बही, जनरल, पोस्टिंग, प्रविष्ट जिसको कहा है, प्रिविष्टि जिसको कहा है, या पोस्टिंग भी कहते हैं, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ द अबव। सो ऑप्शन लेजर, जिसे हम कहते हैं खाता बही, इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जब यदि हमको अकाउंट्स की तैयारी करना है और हमें ये लग रहा है कि यार अकाउंट्स में कौन सी चीजें पूछी जा सकती हैं, हम तो कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है, तो वहां बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। आप क्या करिए, अकाउंट्स में क्लास 11th की बुक ले लीजिए, कोई भी सिंपल बोर्ड की, एमपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, किसी की भी, उसके जो पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, जैसे जो फर्स्ट चैप्टर है इनिशियली, वो आपको पूरा बेसिक नॉलेज दे देगा कि अकाउंट्स में, पूरे अकाउंट्स में 11th में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जो कि स्टेजेस ऑफ अकाउंटिंग के नाम से होता है। ऑलमोस्ट वो जो बेसिक नॉलेज आपको मिलेगा वो आपको हेल्प करेगा बाकी चैप्टर्स के वे में, और बाकी जितने चैप्टर्स हैं उनके सिर्फ मीनिंग आप देख लीजिए, आपका काम बन जाएगा फॉर द जनरल मैनेजमेंट एग्जाम के लिए। इसके आगे वो नहीं पूछेंगे, वो सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे। ओके, तो बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वी कैन से बिजनेस इज इन प्रॉफिट व्हेन, हम कह सकते हैं कि व्यवसाय में लाभ होता है जब, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। एसेट एक्सीड्स लायबिलिटी, जब एसेट्स ज्यादा हो लायबिलिटीज के। इनकम एक्सीड्स एक्सपेंसेस, आय व्यय से अधिक हो तब। इनकम एक्सीड्स लायबिलिटी, आय देनदारियों से अधिक हो तब बोलेंगे, या एसेट्स एक्सीड्स एक्सपेंडिचर, परिसंपत्ति व्यय से अधिक हो। तो दोस्तों बिजनेस में प्रॉफिट हम कब कहते हैं? जब आपकी इनकम जो है ज्यादा होती है एक्सपेंस से, तब जो है हम उसको कहते हैं कि बिजनेस में जो है प्रॉफिट हो रहा है। तो आपका ऑप्शन जो है इनकम एक्सीड्स एक्सपेंसेस, आय व्यय से अधिक है, विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, सेलेक्ट विच ऑफ दिस आर सोर्सेस ऑफ एटीट्यूड्स। इसमें से कौन से जो हैं सोर्सेस ऑफ एटीट्यूड्स हैं, चयन करें कि इनमें से कौन से अभिवृत्ति के स्रोत हैं। फैमिली मेंबर्स, परिवार के सदस्य, रेफरेंस ग्रुप, संदर्भ समूह, पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस, साथियों के समूह का प्रभाव, या सोशलाइजेशन एंड लर्निंग प्रोसेस, समाजीकरण और सीखने की प्रक्रिया। तो ऑब्वियस सी बात है, एटीट्यूड्स के लिए अगर बात करें, सोर्सेस ऑफ एटीट्यूड्स कहाँ से आएंगे, तो ये सभी चीजें हैं कि आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं वहां से आप कुछ आपकी झलक होगी, आपके जो रेफरेंस ग्रुप है, दैट मीन्स जिनके साथ आप उठते बैठते हैं, आपका जो आसपास का एनवायरनमेंट है उससे, या फिर आपका पीयर ग्रुप यानी जो आपके साथी हैं जिनसे आपकी सोच मैच होती है,
या फिर सोशलाइजेशन। तो किससे जो है आपके सोर्सेस ऑफ एटीट्यूड झलकेंगे? तो ऑप्शंस जो है देख लेते हैं, 1 3 4, और क्या दिया हुआ है 1 and 2, 3 and 2, 1 2 3 4। तो सभी से जो है आपकी क्वालिटीज जो हैं झलकेंगी। तो द ऑप्शन फोर्थ 1 2 3 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑब्वियस सी बात है, हम जो दिखते हैं वो किन कारणों से दिखते हैं? तो वो परिवार के सदस्य जो हैं, जैसे हमें माहौल मिलता है वहां से हम कुछ सीखते हैं तो वैसा कुछ बनते हैं। दैट मीन्स रेफरेंस ग्रुप, जहां हम उठते बैठते हैं। फिर साथियों के समूह का प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर। और दूसरा जो है समाजीकरण या लर्निंग प्रोसेस, वहां से भी जो है हम सीखते हैं। तो ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, विच ऑफ द फॉलोइंग एब्रीवेशन CSR स्टैंड्स फॉर? CSR बहुत ही कॉमन टर्म है। निम्न में से कौन सा संक्षिप्त नाम CSR को दर्शाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनी सर्विस रूल्स, कंटिन्यूअस सर्विलेंस रिपोर्ट, या क्यूमुलेटिव सुपरवाइजरी रोल। तो CSR का फुल फॉर्म जो है दोस्तों, दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको हम निगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व कहते हैं। क्या होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? ये हर कंपनी अपने प्रॉफिट का कम से कम 2% जो है उनको अलग से रखना पड़ता है, और वो 2% जो है आपको सोसाइटी को किसी फॉर्म में जो है इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। जैसे कि कंपनियां क्या करती हैं, अपने एम्प्लॉयज के लिए उन्हें घर बनवा दिया है ना, अंडर CSR एक्टिविटीज, या उन्हें कुछ हेल्थ रिलेटेड हेल्प कर दी, उनके बिहाफ पे जो है कुछ पॉलिसीज ले ली, इंश्योरेंस पॉलिसीज ले ली। इस तरीके से होती हैं CSR एक्टिविटीज, जो हर कंपनी को जो है कम से कम 2% जो है अपने प्रॉफिट का रखना पड़ता है। 2 से ज्यादा रख सकते हैं बट कम नहीं रख सकते हैं। तो हो सकता है आपको नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ ले कि प्रॉफिट का कितना % जो है कंपनी को एज अ CSR में रखना पड़ता है, तो इट इज 2%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इसका आंसर जो है आपका CSR कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। 21, in which of this multiple person evaluation method is the evaluator asked to rate employees? जहां पे इवेल्युएटर से पूछा जाता है कि एम्प्लॉइज को रेट करिए फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट ऑन सम ओवरऑल क्राइटेरिया, किसी क्राइटेरिया के बेसिस पे। इनमें से किस बहुव्यक्ति मूल्यांकन विधियों में मूल्यांकनकर्ता को कुछ समग्र कसौटी पर उच्चतम से सबसे कम तक के कर्मचारियों को मूल्यांकन करने के लिए कहा जाता है? ओके, ऑप्शंस देखें यदि हम, पेयर्ड कंपैरिजन, रैंकिंग मेथड, फोर्स्ड चॉइस, और जो है लास्ट ऑप्शन जो है हमारे पास फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन। तो बहुत ही आसान है, किसी क्राइटेरिया पे जो है आपको उन्हें हाईएस्ट टू लोवेस्ट, तो हाईएस्ट टू लोवेस्ट क्या करेंगे जब हम उनकी रैंकिंग डालेंगे? तो ऑप्शन जो है रैंकिंग मेथड, श्रेणीकरण प्रणाली जो है आपका सही आंसर है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट इज कॉल्ड व्हेन मैनेजमेंट फंक्शन आर प्लेस्ड इनटू इट्स लॉजिकल सीक्वेंस? लॉजिकल सीक्वेंस में जब मैनेजमेंट फंक्शंस को डालते हैं तब उसे क्या कहते हैं? जब प्रबंधन के प्रकार उनके तार्किक अनुक्रम में रखे जाते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शंस को अगर देखें हम, मैनेजमेंट सिस्टम, प्रोसेस, सॉरी मैनेजमेंट प्रिंसिपल, मैनेजमेंट प्रोसेस, या मैनेजमेंट थॉट। तो इसे जो है हम, ये एक प्रक्रिया है जिसे हम मैनेजमेंट प्रोसेस कहते हैं, प्रबंधन प्रक्रिया। ओके, क्वेश्चन नंबर, बिजनेस स्टडीज पर्टिकुलर टॉपिक मैनेजमेंट में जो है ये वहां से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23, बैंक रिकंसिलिएशन, BRS जिसे हम कहते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड टू डैश, या फिर हिंदी में डैश के लिए BRS बैंक समाधान तैयार किया जाता है। तो ऑप्शंस रीड करते हैं हमारे पास। इससे पहले जो हमने डिस्कस किए क्वेश्चन पहली शिफ्ट में, वहां पे भी BRS से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन था, है ना, जहां हमने डिस्कस किया था बैंक पासबुक और कैश बुक का बैंक कॉलम जो होता है उनको जो है हम टैली करने की कोशिश करते हैं। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, BRS क्यों बनाया जाता है? तो आइडेंटिफाई द डिफरेंस इन बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। ओके, करेक्ट मिस्टेक्स इन कैश बुक, करेक्ट मिस्टेक्स इन द बैंक स्टेटमेंट, नन ऑफ द अबव। तो
किसी एक की बात नहीं होती है, दोनों की होती है, तो ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, नन ऑफ द अबव, क्योंकि यहाँ पे हम डिफरेंस देखते हैं इन द बैलेंस एज पर कैश बुक और पासबुक में जो डिफरेंस आता है उसी के कारण जो है हम उसे टैली करने की कोशिश करते हैं। तो ऑप्शन ए जो है पहला आपका सही है। बैंक विवरण के अनुसार बैलेंस और रोकड़ बही के अनुसार बैलेंस में अंतर को पहचानना जो है बीआरएस या बैंक रिकंसिलिएशन जिसे हम कहते हैं। ओके, अब बढ़े हम क्वेश्चन नंबर 24। इन विच ऑफ दिस टाइप्स ऑफ सिमुलेशन टेक्निक्स इज द डायमेंशन ऑफ द जॉब प्रोग्राम्ड इनटू कंप्यूटर। ओके, इनमें से अनुकार टेक्निक के कौन से प्रकारों में से एक प्रकार में कंप्यूटर में कार्य का आयाम प्रोग्राम किया जाता है, दैट मीन्स कंप्यूटर की मदद से। तो ऑप्शंस देख के शायद हम इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे। एक्सपेरिमेंटल एक्सरसाइज, कंप्यूटर मॉडलिंग, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, केस स्टडी। तो कंप्यूटर के माध्यम से जो होगा दैट विल बी कंप्यूटर मॉडलिंग इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन। मैनेजर सेट गोल्स थ्रू कोलैबोरेटिव प्रोसेस। जब मैनेजर गोल सेट करता है कोलैबोरेटिव प्रोसेस के थ्रू, द एक्सटेंट टू विच गोल्स आर अकम्प्लिश्ड इज एन इम्पॉर्टेंट पैरामीटर। और जिस वे में उन्हें गोल अचीव होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं इन इवेल्युएटिंग एंड रिवॉर्डिंग द सबऑर्डिनेट्स को। परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज डिस्क्राइब। ठीक है, इसको हिंदी में भी हम रीड करते हैं, क्वेश्चन बड़ा है। एक प्रबंधक सहयोगात्मक प्रक्रिया के माध्यम से लक्ष्यों को निर्धारित करता है। अधीनस्थ कर्मचारी का निष्पादन किस हद तक लक्ष्यों को पूरा कर रहा है, ये मूल्यांकन और निष्पादन को पुरस्कृत करने में एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है। निम्नलिखित में से किस नियम में से यह बात स्पष्ट होती है। ओके, ये एक टर्म होता है एक्चुअली मैनेजमेंट का। तो ऑप्शन है हमारे पास मैनेजमेंट बाय रिसोर्सेस, बाय ऑथोरिटी, मैनेजमेंट बाय सिस्टम या मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। तो ये एक टर्म होता है जिसे हम कहते हैं एमबीओ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। उद्देश्य आधारित प्रबंधन के माध्यम से जो है जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं, दैट मीन्स कोलैबोरेटिव बेसिस पे जब गोल डिसाइड होता है, अब जिस लेवल पे काम होता है तो सबऑर्डिनेट्स की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए जो पैरामीटर्स, वो जो सिस्टम होता है उसे हम कहते हैं एमबीओ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। और यहीं पे जो है हमारे क्वेश्चंस फिनिश्ड होते हैं। दैट मीन्स पर्टिकुलर 25 क्वेश्चंस आ रहे हैं एक शिफ्ट में जनरल मैनेजमेंट के, और हमने उसको डिस्कस किए हैं। कहीं कहीं पे टॉपिक्स जो समझ में आए, एक हमने देखा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। अकाउंट्स बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं काफी आ रहे हैं। तो आप बेसिक नॉलेज भी अगर यदि ले लेते हैं, दैट मीन्स 1 से 2 घंटे आप कोई भी 11th क्लास की अकाउंट्स की बुक पढ़ लीजिए, आपको बेसिक नॉलेज हो जाएगा ऑफ द अकाउंटेंसी। तो आप इजिली बहुत सारे क्वेश्चंस अटेंड कर पाएंगे, यदि भले आप कॉमर्स फील्ड से हैं या नहीं है। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, फिर मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट पेपर के साथ। विद दिस, थैंक यू।